ये ट्रेलर मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ छुपा रहा है तुमसे, क्योंकि जब ये शुरू होता है तो हमें सबसे पहले किड कुडी का डे एंड नाइट गाना सुनने को मिलता है और उसी पे स्टीव कह भी रहा होता है कि कैसे वो अपनी रियल लाइफ और सपने में अंतर नहीं बता पा रहा है और वो अपने आप को बेड में बांध देता है, दरवाजे पे टेप मार देता है कि बाहर वो ना निकल पाए। होप सो कि इस मोमेंट पे वो अपनी इस दिक्कत को बारे में जान चुका होगा कि मेरी एक और पर्सनैलिटी रात को मेरी बॉडी पे टेक ओवर कर लेती है और मैं लड़ेगा उससे, अपने आप को बहकने नहीं देगा। और उसी के साथ हमें उसके हाथ में रूबिक्स क्यूब भी नजर आ जाता है, जो कि अपना सीधा सिंबलिज्म है उसकी बाकी सारी पर्सनालिटीज को लेकर। रूबिक्स क्यूब का हर एक पहलू अपने एक अलग रंग को दिखाता है और सही से अपनी जगह पे ना होने पे वो बस एक chaotic मिक्स की तरह ही होता है, लेकिन जब हर एक क्यूब अपनी जगह पे प्रॉपर्ली आ जाए तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड बैलेंस की तरह बना लेते हैं। और यहाँ पे ये सीरीज भी मेरे को वही वाइब देता है कि स्टीव को अपनी इन सारी पर्सनैलिटीज के बीच में वही बैलेंस खोजना है। स्टीव की नींद कहानी में बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करने वाली है, क्योंकि बेड के बगल में हमें उसके फोन में स्लीप ऐप भी नजर आ जाता है, जो कि जैसे मैंने बोला उसके इस मोमेंट पे उसे पता चल ही चुका है कि रात में मैं क्या हो जाता हूँ और या फिर हो जाती हूँ, और वो अपने हर एक हरकत को ट्रैक करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे यह जरूरी नहीं है कि वो रात में विजिलेंट ही बने, उसके पास मून नाइट के अलावा भी बाकी सारी और भी पर्सनैलिटीज हैं, जो कि उनमें से एक लड़की भी आती है और मैं पर्सनली देखना चाहूंगा कि ऑस्कर भाई इसे कैसे हैंडल करते हैं। फिर हमें वहां पे एक वैन वाले सीन नजर आता है, हमें हाथ में उसके गन नजर आ जाती है, ध्यान दोगे तो हमें उनके हाथ पे खून भी नजर आ जाता है, जो कि पोटेंशियली मार्क के वन ऑफ द फर्स्ट मिशंस के दौरान में हुआ होगा, जहां पे वो अपने आप को ये सब करने से रोक रहा है तो वहीं उसकी दूसरा सेल्फ उसे टेक ओवर करते जा रहा है। फिर हमें उसका फोन और चाबी नजर आती है, जो कि किसी ट्रायंगुलर शेप वाली खुफिया जगह पे है, म्यूजियम ही होगा। अब ये वाला ट्रायंगल अपना डायरेक्टली इजिप्शियन वाली याद दिलाता है, लेकिन भूलो मत मार्क की एक और पर्सनालिटी है टैक्सी ड्राइवर वाली, ताकि वो शहर के ग्राउंड रियलिटी में रह के माहौल का मुआयना कर सके और किसी के भी शक में ना चढ़ सके। हमें मार्क के फ्लिप फोन वाले वॉलपेपर हमें डिफॉल्ट नहीं नजर आता, बल्कि एक क्रोकोडाइल नजर आता है, जो कि ये भी एक इजिप्शियन गॉड सेबेक का रेफरेंस हो सकता है, जिसे गॉड ऑफ नाइल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक इजिप्शियन माइथोलॉजी काफी हैवी होने लगती है, जहां इस म्यूजियम वाले सीन में हमें सन गॉड रा, ओराइसिस और अनूबिस भी दिख जाते हैं। ओराइसिस का एसोसिएशन डायरेक्टली ममीफिकेशन से जोड़ा जाता है, ठीक जैसे यहाँ पे मार्क अपने मून नाइट वाले ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, ठीक जैसे वो ममीफाइड किया जा रहा हो। और ठीक इसी सीन में हमें रिफ्लेक्शन में एक मम्मी भी नीचे नजर आ जाती है। स्टीव यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटीज के दो पहलुओं को पीछे छोड़ के जा रहा है, जो कि उसकी और भी बाकी पर्सनैलिटीज को भी दिखाता है, जैसे कि वो मार्क और जेक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो हमें मिरर्स और रिफ्लेक्शंस ट्रेलर में काफी सारे नजर आते हैं, जो कि इनका भी कहानी में काफी बड़ा पार्ट होने वाला है। होपफुली हमें एक और नॉर्मन और गॉब्लिन वाली शीशे वाली कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। और अब अगर आप इसके साउंड डिजाइन पे थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको एक साथ और कई सारी आवाजें सुनाई देंगी, जो कि वेनम टाइप ऐसा कुछ हो सकता है कि वो अपने आप से बात ही कर रहे होंगे, लेकिन वेनम जितना एंटरटेनिंग नहीं होगा, यहाँ पे वो दर्दनाक हो जाएगा। हमें ऑस्कर साहब के कई सारे आवाजों की वेरिएशन सुनाई देती हैं, जो कि उनके दिमाग में उनकी बाकी पर्सनैलिटीज के बीच में लड़ाई चल रही होगी कि उन सबको मार्क की बॉडी चाहिए। और अगर आपने स्प्लिट मूवी देखी है एम नाइट श्यामलन वाली, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो पागलपन कितना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मजा भी उतनी ही आती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बात ये है कि कॉमिक्स में ये अमेरिका में ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन टीजर या ट्रेलर हमें ये लंदन वाली वाइब देता है, जो कि समझ में भी आता है कि स्टीव की ये लंदन वाली पर्सनैलिटी है। यहाँ पे वो ये कहावत सच कर रहा है कि जैसा देश वैसा भेष। अब यहाँ में इस रिफ्लेक्शन वाले सीन में स्टीव की कॉमिक्स जैसे व्हाइट सूट और ग्लव्स भी नजर आ जाते हैं, लेकिन हालांकि फिर भी ट्रेलर का मेन फोकस्ड कॉस्ट्यूम ये नहीं होने वाला है। असली माल तो ये है जब स्टीव अपने केओस को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी को जीने लगता है। अब ये सूट तो मेरे को पसंद आया, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें एक और रिफ्लेक्शन दिख जाता है, जहां पे इस बार ऑस्कर भाई का चेहरा सूजा हुआ है, जो कि इनको यहाँ पे किसने मार दिया। फिर हमें बस लड़ाई के बाद के ही सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसा हमें डिज्नी प्लस डे वाले ट्रेलर में ही देखने को मिला था। मार्क अपनी पर्सनैलिटी में आ जाता है और अपने आसपास देख के हैरान हो जाता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने किया है। लेकिन फिर गौर करने वाली बात अभी भी ये है कि मार्क के हाथ में हमें काफी खून दिख जाता है, जो कि मेरे को लगता है कि यही चीज ट्रेलर अपन को दिखाना नहीं चाहता कि कितना ज्यादा ब्रूटल हो चुका है। बाथरूम वाला सीन तो बस अपने आप में ही एक आर्ट पीस है, शीशा टूटा पड़ा हुआ है, वॉश बेसिन नीचे गिरा हुआ है, और फिर भी लड़ाई घुमा फिरा के ये म्यूजियम में ही क्यों चल रही है, क्योंकि संडास में घुसने से पहले अपन को बाहर में फ्लायर पे ही दिख जाता है कि लिखा है एंशिएंट इजिप्ट। और एक जो डिज्नी प्लस डे वाला जो टीजर अपन को देखने को मिला था, वहां में स्टीवन के बैकग्राउंड में क्रीचर जलती हुई आंखों के साथ उस पर नजर रखते हुए भी नजर आ जाता है, और स्टीव की यहाँ पे फटी पड़ी हुई है, वो यहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन खैर वो ट्रेलर काफी ज्यादा सीजी था, तो सबूत तो मिटा दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक इजिप्शियन क्रीचर जैकल है। अब अगर आपने दी मम्मी देखा है तो आप जान ही रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ये हो सकता है कि ये जैकल की जगह गॉड अनूबिस हो। मगर बस यार, बस ये अपनी पहली पिक्चर होने के नाते ऐसा नहीं लगता सीधे गॉड ही इनसे नीचे आके लड़ने लगेंगे। हो सकता है कि वो उनका कोई अपना एक प्यादा भेजे। और ये होपफुली स्टीव का मून नाइट वाला फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ वाला मैटर आ चुका है और तब से जाके
मार्क अपनी बाकी सारी पर्सनैलिटीज की भी इज्जत करने लगेगा कि इसने मेरी जान बचाई है गुरु। हमें ट्रेलर में गॉड खोंशू का भी एक छोटा सा सीन देखने को मिल जाता है जहां पे स्टीव की लिफ्ट में फट जाती है कि कौन आ रहा है मेरे सामने। अब यहाँ पे ये डरावना तो है गुरु, दूसरे की बात छोड़ो, मैं देख लूं मेरी खुद फट जाए। मगर थैंक गॉड यहाँ पे खोंशू उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका साथी है और ये सीन इंटरप्ट हो जाता है एक पुरानी औरत के चक्कर में। अब खैर यहाँ पे इतना म्यूजियम खेला ही जा रहा है तो अपने इटर्नल्स को कैसे भूल सकते हैं। उसका पोस्ट क्रेडिट भी तो लंदन के म्यूजियम में ही एंड होता है जहां बैकग्राउंड में अपन को ब्लेड की आवाज सुनाई देती है। हो सकता है कि मून नाइट के एंड में ब्लैक नाइट, मून नाइट और ब्लेड साथ में मिलकर अपने मिडनाइट सन्स बनाते हुए भी नजर आए। आगे सीरीज में हमें उसका एंटागनिस्ट के बारे में नजर आता है जो कि भाई अपने ईथन हॉक प्ले कर रहे हैं आर्थर हैरो को, जो कि एक कल्ट लीडर है जो स्पेक्टर को इंकरेज कर रहा है कि कैसे अपने पागलपन को अपनाने के लिए। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि इन्हें अपने सन किंग की तरह एज मून नाइट का पहला विलन भी दिखाया जाएगा, जो कि लॉजिकल भी लगता है क्योंकि कॉमिक्स में मार्क की तरह ये भी आर्मी में रह चुके हैं और रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूशन में भी जा चुके हैं, ठीक जैसा अपन को वही इंस्टीट्यूशन वेनम 2 में देखने को मिला था। फिर हमें मून नाइट का एक दूसरा बाथरूम सीन देखने को मिलता है उसके पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान में ही वाला, और कुछ शॉट्स अपन को ट्रेडिशनल इजिप्ट के भी नजर आते हैं। और ट्रेलर एंड होता है मून नाइट के एक प्रॉपर सूट इंट्रोडक्शन के साथ, और जो कि इसी से मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लगा कि भाई ट्रेलर अपन को वही सारी चीजें दिखा रहा है जो हमने इसके फर्स्ट लुक में देखी थी। क्या ये हमें बहुत कुछ चीजें छुपा रहा है? कायदे से मार तक इन्होंने हमें नहीं दिखाई, बस हाथ में ढेर सारा खून नजर आ जाता है। होप करता हूं कि इंतजार अच्छा ही टेस्ट देगा। तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम्हें इस ट्रेलर को पूरा देखने के बाद कैसा फील हुआ। और इसके अलावा भी भाई मून नाइट की कॉमिक हिस्ट्री के बारे में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, और उसके लिए मैं आपको अपनी ये वाली वीडियो जरूर रिकमेंड करूंगा। जाके देखो और समझो कि भाई मून नाइट बैटमैन से कितना ज्यादा ब्रूटल है। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।